हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि की जिन्हें गागर में सागर भरने का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहारी लाल की। आज की इस वीडियो में हम बिहारी लाल के जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी लाल जी का स्थान कहाँ पर है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि आपको मालूम है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल को पुनः 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है: रीतिवद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी हमारी वो रीतिमुक्त काव्यधारा के जो प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि घनानंद जी थे उनके ऊपर थी, उनके जीवन पर आधारित थी। आज की यह वीडियो जो रीतिसिद्ध काव्यधारा के जो प्रवर्तक और प्रतिनिधि मुख्य कवि माने गए हैं वे हैं बिहारी लाल जी। आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं सर्वप्रथम बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। दोस्तों, बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। स्वयं इन्होंने अपने जीवन से संबंधित एक दोहा रचा है। आइए जानते हैं उस दोहे के माध्यम से इनके जीवन और जन्म के बारे में। दोस्तों, वे कहते हैं, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलेवाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। दोस्तों, वे स्वयं कह रहे हैं कि इनका जन्म जो है ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलेवाल मतलब बचपन इनका बुंदेलखंड में बीता। तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल, जो इनका ससुराल था वो जो है मथुरा में था और इन्होंने अपनी जो यौवन अवस्था थी वो मथुरा में ही व्यतीत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता पंडित केशव राय चौबे थे। जाति की बात की जाए, ये ब्राह्मण जाति से थे और निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। गुरु इनके नरहरि दास और केशव दास जी थे। दोस्तों, आश्रयदाता की बात की जाए, सर्वप्रथम शहजादा खुर्रम शाहजहां इन्हें दिल्ली लाए और अपने दरबार में रखा। दोस्तों, यहाँ पर एक अवधारणा प्रचलित है। कहते हैं कि जो शाहजहां हैं वो नरहरि दास जी से मिलने के लिए गए थे। वहाँ पर जब नरहरि दास जी के मुख से शाहजहां ने बिहारी लाल जी की प्रशंसा सुनी तो वे बिहारी लाल को अपने साथ जो है दिल्ली दरबार लेके आए थे। अब यहाँ पर जब दिल्ली दरबार में वे शहजादा खुर्रम के पास रह रहे थे, यहाँ पर उन्हें एक बात पता चलती है कि जो जयपुर नरेश राजा जय सिंह है वे अपनी रानी के प्रेम पाश में अति आसक्त हैं। राजकाज में उन्हें कोई रुचि नहीं है। तो इसी से प्रभावित होकर राजा जय सिंह के लिए बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर भेजा: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहीं काल, अली कली ही सोबंदियो आगे कौन हवाल। दोस्तों, ये जो दोहा है ये उन्होंने भंवरे को माध्यम बनाकर, भंवरे को अली को आधार बनाकर राजा जयसिंह के लिए लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहीं काल, अली कली ही सोबंदियो आगे कौन हवाल। अर्थात हे भंवरे, अभी तो इस कली में ना ही पराग है, ना इसमें मिठास है, खुशबू है, ना ही इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। तू अभी से इसको जो रसपान कर रहा है तो तू आगे तुम्हारी कौन सी दशा होगी। तो यही बात जब राजा जय सिंह समझ गए कि ये दोहा उनके जीवन से संबंधित है, उनके लिए लिखा गया है, तो उन्होंने उस दोहे को अपने जीवन से जोड़ लिया। तो उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में बुला लिया और एक एक दोहे पर रचना करने के लिए उन्हें एक अशर्फी मतलब सोने का सिक्का वो देते थे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिहारी लाल जी को गागर में वही सागर भरने के काम का श्रेय दिया जाता है। इनकी रचनाओं में गागर में सागर भरने का काम इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, वो हमें देखने को मिलता है। और मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, 1663 में वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई है। चलिए जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय। दोस्तों, बिहारी लाल ने एकमात्र रचनाएँ बिहारी सतसई लिखी है। 1662 ईस्वी में ये लिखी गई थी और इसमें 713 दोहे हैं। कुछ विद्वान इस बिहारी सतसई में 719 दोहे भी मानते हैं। बिहारी सतसई के 3 भाग हैं। प्रथम भाग नीति विषयक है,
नीति विषयक दोहे से संबंधित है। जो दूसरा भाग है वो भक्ति और अध्यात्म विषयक है। तीसरा श्रृंगार पर्क, ये सबसे बड़ा जो भाग है इस बिहारी सतसई रचना का। तो दोस्तों भाषा की बात की जाए तो साहित्यिक जो ब्रज भाषा ही इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग की है। शैली की बात की जाए तो मुक्तक और चमत्कारपूर्ण शैली भी हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। भक्ति, नीति, दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि का इन्हें ज्ञान था, तो इस तरह की शैलियाँ भी इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इनका मुख्य जो रस रहा है वो श्रृंगार रस रहा है, जिसमें इन्होंने रचनाएं की है। अधिकतर रचनाएं, अगर छंद की बात की जाए, दोहा और सोरठा छंद में इन्होंने रचनाएं की है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, श्लेष और अन्योक्ति अलंकार को इन्होंने मुख्य आधार बनाया है अपनी रचनाओं को लिखने के लिए। गुण की बात की जाए, माधुर्य और प्रसाद गुण, और आंशिक रूप में हमें ओज गुण भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ दोहे इन्होंने ऐसे भी लिखे हैं जिसमें इन्होंने शाहजहाँ की वीरता और राजा जयसिंह की वीरता का बखान किया है। अगर हम शब्द शक्ति की बात करें तो इनकी रचनाओं में हमें अविधा, लक्षण और व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों बात करते हैं बिहारी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है श्रृंगार वर्णन। दोस्तों कहते हैं कि बिहारी ने जो 713 दोहे लिखे थे उसमें से 600 दोहे श्रृंगार वर्णन से संबंधित थे। अब श्रृंगार के इन्होंने दोनों पक्ष का वर्णन किया है अपने काव्य में, चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो। इन्होंने नायक नायिका के हाव भाव चेष्टाओं का भी सहारा लिया है रचनाओं को लिखने के लिए। एक दोहा यहाँ पर बहुत प्रचलित है श्रृंगार वर्णन से संबंधित। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो विशेषता है इनकी काव्य की या साहित्य की वो है भक्ति भावना। अब यहाँ भी धारणा प्रचलित है कि जो इन्होंने 713 दोहे लिखे थे उसमें से 45 दोहे भक्ति भावना से संबंधित थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में पले बढ़े थे, तो लाजमी सी बात है कि इनके काव्य में हमें राधा, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण गोपियों से संबंधित दोहे देखने को मिलते हैं। और इन्हीं में, इन दोहों में दास्या, भक्ति भावना, चाहे आप सख्या भी देखने को मिलती है, और माधुर्य भाव व्यंजना भी हमें इनके दोहों में देखने को मिलती है। एक दोहा भक्ति भावना से संबंधित है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुती होए। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जो अगली जो विशेषता है बिहारी के काव्य की वो है बहुज्ञता। जैसा कि हमने कहा कि बिहारी जो है भक्ति, नीति, ज्योतिष शास्त्र, गणित, दर्शन, मनोविज्ञान, इन सब की जानकारी इन्हें थी, इसीलिए इन्हें बहुज्ञता कहा जाता है। इससे संबंधित मुझे एक दोहा याद आता है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रसमय बीच लोचन जगत। तो ये बहुत प्रसिद्ध दोहा इनकी बहुज्ञता से संबंधित है। दोस्तों अगली जो विशेषता है वो है विरह वर्णन की प्रधानता। दोस्तों बिहारी ने विरह वर्णन अर्थात ये श्रृंगार का एक पक्ष है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। बिहारी जी ने पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण के बहुत सुंदर चित्र उकेरे हैं। एक दोहा, बहुत प्रचलित दोहा मुझे याद आता है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। तो चलिए दोस्तों आगे बात करें। जो अगली जो विशेषता है वो है बाग बदग्ध्या। बाग बदग्ध्या का मतलब क्या है दोस्तों? बाग का मतलब है वाणी, बदग्ध्या का मतलब है चमत्कार। मतलब इन्होंने वाणी के माध्यम से अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया है। एक दोहा मुझे याद आता है। छल्ला छबीले लाल को नवल लही नारी, चूंबती चाहनी लाई उर पहिरती धरती उतारी। अब कोई नायिका है, उसे नया नया प्रेम हुआ है। छला छबीले लाल को, छला माने अंगूठी, उसके प्रेमी ने उसे अंगूठी जो है उपहार में दी है। नवल नहलाई नारी मतलब उसे नया नया प्रेम हुआ है, तो कभी उसे चूम रही है, कभी उसे दिल से लगा रही है, कभी उसे पहन रही है, कभी निकाल के नीचे रख रही है, धरती उतारी। तो इस तरह जो है ये बहुत सुंदर वाणी चमत्कार हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वो है नीति परिपक्वता। दोस्तों नीति परिपक्वता, नीति से संबंधित बहुत सारे दोहे बिहारी जी के प्रचलित हैं। नीति में वो निपुण थे, विद्वान थे। तो एक दोहा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रचलित दोहा है कि नर की और नल नीर की। दोस्तों ध्यान दें, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीची होए ते तो ऊंची होई। दोस्तों मानव की और नल के जल की एक ही गति होती है। जितना
ये झुकते हैं, नीचे की ओर होते हैं, उतने ही ये ऊंचे उठते हैं। दोस्तों अगली जो विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। साथ ही मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण भी इन्होंने किया है। ऋतुओं की बात देखें तो इन्होंने अपने काव्य रचना में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत, बसंत, इन सब ऋतुओं का खुलकर जो है वर्णन किया है। एक उदाहरण है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन महा, दखी दोपहरी जेठ की, छाओ चाहत छां। बहुत सुंदर दोहा है ये। दोस्तों चलिए अगली विशेषता पर आते हैं। अगली विशेषता है चित्र योजना। इनकी रचनाओं में ये इनकी विशेषता भी है, चित्रात्मकता एक शैली भी है इनकी दोहों की, इनकी रचना की। तो भाई चित्र योजना इनके काव्य की बहुत सुंदर है, बहुत बेजोड़ है। इससे संबंधित एक दोहा है, सहित ओढ़े पीतपट, श्याम सुलौने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पड़ियो प्रभात। तो ये बहुत सुंदर दोहा में यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अगली विशेषता पर आते हैं, आडंबरों का विरोध। यदा कदा बिहारी के दोहों में बाह्य आडंबरों का भी विरोध हमें देखने को मिलता है। जप माला छापा तिलक, सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे भृथा, सांचे रांचे रामू। बहुत सुंदर दोहा है ये। दोस्तों अगला जो दोहा है वो है आश्रयदाता की जो प्रशंसा से संबंधित। यदा कदा हमें बिहारी के दोहों में हमने पहले भी बात की कि शाहजहाँ और राजा जय सिंह की वीरता, दान वीरता और श्रृंगारिकता का वर्णन हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी विशेषता हैं, जैसे अन्योक्ति काव्य का निर्माण। अन्योक्ति काव्य हमें एक प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का, उनके माध्यम से ये बात पता चलती है, मालूम होती है। ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली ही सोबंधियो आगे कौन हवाल। दोस्तों इस दोहे की मैंने पहले भी व्याख्या बताई है आपको। चलिए अगली विशेषता पर आते हैं, गुरु का महत्व प्रतिपादित। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे गुरु के महत्व को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। या हम ये भी देख सकते हैं कि जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां थी, उन सामाजिक परिस्थितियों का भी चित्रण हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। कल्पना शक्ति का संहार, मतलब कल्पना शक्ति का भी मिश्रण हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। एक दोहा है, मेरी बब बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुती होई। इसके हमने पहले भी देखा ये। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करते हैं भाषा शैली की, तो भाषा शैली में हमने पहले भी बात की है कि भाषा और जो शैली थी इनकी, ये भाषा शैली ही हमें अपनी रचनाओं में, अगर हमें रचना को आकर्षक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो भाषा शैली हमारी प्रभावशाली होनी चाहिए। तो दोस्तों इस संबंध में हमने बात की है कि भाषा जो है ब्रज भाषा थी। अगर शैली की बात की जाए तो समाज शैली थी, वर्णनात्मकता थी, चित्रात्मकता थी। तो रस की बात की, श्रृंगार रस। छंद की बात की हमने, दोहा और सोठा। अलंकार की बात की तो बहुत सारे अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष। अगर बिंब की बात करें तो दोस्तों ये बिंब जो होते हैं हमारे पास 3 तरह के, दृश्य बिंब, घ्राण बिंब और श्रव्य बिंब, ये भी हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। चाहे गुण की बात करें आप, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये तीनों गुण इनकी रचनाओं में बखूबी उकेरे गए हैं। अगर शब्द शक्तियों की बात की जाए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्तियाँ भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ ने भी इनकी रचनाओं में जो है इन्होंने उनका उचित प्रयोग करके रचना को बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाया है। चमत्कारिक तरीके से इन्होंने इन सब चीज़ों का वर्णन अपने काव्य में किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।